जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट की पहली क्लास को देखेंगे, जिसमें हम आज सीखेंगे नंबर सिस्टम। क्या सीखेंगे? नंबर सिस्टम, जिसमें हम आगे कुछ क्वेश्चन पेडालॉजी के भी डालेंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, मैथ, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है। समय काफ़ी कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बहुत अच्छे से मैथ का रिवीजन हो जाएगा और साथ में पेडालॉजी जो मैथ की आएगी वो भी इसके साथ भी कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम देरी ना करते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्या 75,707 में सभी 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। यानी कि हमारे पास जो संख्या है वो है 75,707। अब इसमें से हमसे पूछा गया 7 के स्थानीय मान। स्थानीय मान पूछा गया है। अब स्थानीय मान हमारा क्या होता है, यानी कि अगर हम इस 7 को देखें, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा, 7। अगली संख्या 7 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसका देखें स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 गुणे, ये कहाँ पे स्थित है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पे ये सैकड़ा पे, तो इसमें हमारी किससे गुणा होगी, 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 700। कितना आ जाएगा, 700। इसी प्रकार इस 7 को देखें, ये किस पे स्थित है, ये हमारा कहाँ पे स्थित है, ये देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करानी होगी, 10,000 से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 70,000। अब इसको अगर हम प्लस करें तो प्लस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 70,707। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 70,707। कौन सा ऑप्शन मिलेगा हमारा, बी ऑप्शन। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रमवाचक संख्या को दर्शाता है। क्रमवाचक का मतलब होता है कौन से स्थान पे कोई है। तो पहला यहाँ पे 12 लोग, यानी किसी 12 लोगों को डिफाइन किया गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि, सॉरी, अगले ऑप्शन क्या है, पेज 5, इसमें एक फिक्स पेज दिखा गया, लेकिन यहाँ पे थर्ड फ्लोर, तीसरी फ्लोर पर, यानी ये क्रम है, यानी ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये क्या होता है, ये क्रमवाचक होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कि एक छात्र 402 को 42 लिखता है। एक छात्र 402 को क्या लिखता है, 42 लिखता है। यह त्रुटि संभव किसकी समझ की कारण है। ठीक, यानी कि ये कौन सी त्रुटि है, यानी कोई बच्चा है जो 402 कहीं पे लिखा है, उसको 402 ना लिख के वो कितना लिख देता है, 42 लिखता है। क्या लिखता है, 42। तो यहाँ पे उसमें किसमी कमी, काउंटिंग, यानी काउंटिंग में तो उसकी कोई कमी नहीं है। उसके बाद क्या है, फेस वैल्यू, यानी कि क्या है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के स्थानीय मान में उसे, यानी कि उसे इसमें इकाई और दहाई के अंतर में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है वो, इसी वजह से उसने 402 को क्या लिख दिया, 42। यानी कि जो 4 हमारा वो कहाँ पे था, सैकड़े पे था, लेकिन उसने कहाँ पे लिख दिया, उस बच्चे ने दहाई पे लिख दिया। यानी उसे कौन से नंबर की समझ नहीं है, तो प्लेस वैल्यू की समझ नहीं। अगले क्वेश्चन में देखें, अगर अगला क्वेश्चन कहा गया कि 56 के सभी गुणनखंडों का योग है, यानी 56 के कितने गुणनखंड हैं वो निकालेंगे और उनका क्या निकालेंगे, हम योग निकालें। तो 56 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 56 लिखते हैं। 56 के हमारा एक गुणनखंड क्या मिलेगा, एक, तो हम लिख सकते हैं 56 गुणे 1, तो ये मिल जाएगा। दूसरा हमारा अगर हम देखें क्या मिल जाएगा, 28 गुणे 2, ये भी हमारा क्या होता है, 56 का गुणनखंड होता है। उसके बाद अगर हम देखें 14, 14 गुणे 4, ये हमारा क्या है, 56 का गुणनखंड है। इसी प्रकार और देखें तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे अगला क्या आ जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे 14 गुणे 4, अगला हमारा ऑप्शन हो सकता है 7 गुणे 8। तो ये तो इसके 56 के कितने, 4 गुणनखंड बनेंगे। अगर हम इनको प्लस करें तो 56 और ये कितना हो जाएगा, 57। इसी प्रकार 28 और 2 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 30। 14 और 4 को प्लस करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 18। 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। 7 और 15 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। तो 7 और 8 कितना होता है, 15। 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 का जीरो हासिल लगा
दो 5 2 7 7 3 10 1 11 और 1 12, तो कितना हो जाएगा 120। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सम अभाज्य संख्या, देखिए यहाँ पे क्या है, सम और अभाज्य ऐसी संख्या हो जो सम हो और अभाज्य भी हो। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो हमारी किससे, खुद से कटें और केवल एक से कटें, यानी कि उसके केवल दो गुणनखंड हो सकते हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ऐसी केवल सम संख्या क्या है, दो ही है, जो केवल खुद से कटेगी और वन से कटेगी, यानी कि दो ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है। अगले क्वेश्चन में देखें, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 4.78 और 4.9 की तुलना करने पर कौन सा कथन सही है। अगर हम देखें इनमें, यहाँ पे पहले में कहा गया 4.78 इज ग्रेटर देन 4.9, यानी 4.78 क्या है, बड़ा है 4.9 से, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखें 4.78 क्या है, छोटा है 4.9 से, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी बस पर बस संख्या 75 अंकित है तो उस संख्या का उपयोग है, यानी कि अगर किसी संख्या में कहीं पे 75 अंकित है तो वो उसका क्या है, वो एक उसका फिक्स नंबर है, क्या है, एक फिक्स नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नॉमिनल, ये क्या है, एक फिक्स नंबर को दर्शाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी संख्या 7 का गुणज है। गुणज का मतलब होता है वो 7 के पहाड़े में, जैसे 7 7 दूनी 14, ये क्या होता है, ये गुणज, ये क्या कहलाते हैं, संख्याओं के गुणज। इस प्रकार की कोई संख्या आती तो वो गुणज होती। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, 7 15 के पहाड़े में, 15 क्या 7 में आता नहीं, ना तो 24 आता है ना ही 62 आता है, लेकिन 49 क्या हमारा 7 के टेबल में आता है, तो 49 जो है वो क्या है, 7 का गुणज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि यह अवधारणा है कि 3 के अंदर 2 और 1 शामिल है, क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि 3 के अंदर 2 और 1 शामिल है तो क्या कहलाती है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पदानुक्रमित समावेशन, क्या कहते हैं, पदानुक्रमित समावेशन, या इंग्लिश में कहेंगे इसे हेरारिकल इंक्लूजन। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो बड़ी संख्या होती है जिसके नीचे कोई और नंबर मौजूद हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, पदानुक्रमित संख्या कहते हैं या समावेशन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि 75,707 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर। देखिए यहाँ पे अंकित मान और स्थानीय मान, यानी कि फेस, इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, इनके बीच का अंतर पूछा गया है। हमेशा ध्यान रखना जो स्थानीय मान होता है वो और अंकित मान, हमारा जिस नंबर को पूछा गया तो वो नंबर ही होता है हमारा अंकित मान। जैसे यहाँ पे 75,707 का पूछा हमें, इसमें पूछा गया है हमसे कि 5, अगर हम 5 की क्या बताएं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो फेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 5, जो नंबर होता है उसके इस साइड में, राइट साइड में जितने अंक होते हैं उतने क्या बढ़ा दिए जाते हैं, जीरो, तो यहाँ पे उतने जीरो बढ़ा देंगे। जबकि ये यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, यदि हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू में जो नंबर पूछा जाता है, जिस नंबर के बारे में बात की जाती वही नंबर होता है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू में क्या हो जाएगा, केवल 5। इनको हम अगर माइनस करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4995, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखें। अगले क्वेश्चन में कहा गया आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक, एक होता है आरोही क्रम, एक क्या होता है, आरोही क्रम, और एक होता है हमारा अवरोही क्रम, क्या होता है, एक होता है अवरोही क्रम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आरोही क्रम जो होता है, जो आरोही क्रम होता है वो हमारा क्या होता है, कम से बड़े नंबर की ओर चलता है। ठीक, यानी पहले सबसे पहले कितना,
छोटे से बड़े की ओर, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। जबकि जबकि अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़े से हम छोटे की ओर चलते हैं, बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, कभी एग्जाम के टाइम पे अगर कंफ्यूजन हो जाए तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है बा, या यहाँ पे क्या लिखा है बा, तो बा से बड़े से छोटे की ओर चलते, या यहाँ पे बड़े नंबर है तो पहले बड़े नंबर लिखे जाते हैं फिर छोटे। यहाँ पे क्या है, कम अक्षर है तो छोटे, कम अक्षर है तो यानी छोटे से बड़े की ओर चले जा सकते, तो यहाँ से ऐसे भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ से पूछा कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब इस प्रकार के होते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने अंक सभी में अगर हम बना लें, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.32, दूसरा नंबर है 0.22, तीसरा नंबर 0.3.2, अगला नंबर है 0.032। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद इसमें 3 अंक हैं, बाकी किसी में नहीं तो अपने पास से हम बना लेंगे। अब हम आसानी से इसमें छोटे से बड़े क्रम को लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये 3.200, तो ये तो सबसे बड़ा अंक होगा, ये सबसे हमारा कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो ये किस में है, लास्ट में, यानी कि ये हमारा इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी में ये ऑप्शन में है लास्ट में। फिर अब अगर हम देखें सबसे छोटा क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर इसको हम देखें, अगर दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाएं, केवल नंबर पढ़ें, तो ये क्या लिखा है 32, यहाँ पे अगर पढ़ें 220, यहाँ पे 320, तो सबसे छोटा हमारा क्या हो, ये ऑप्शन, यानी 0.032, ये क्या है हमारा सबसे छोटा है। ये कहाँ पे लिखा है हमारा, एक तो बी ऑप्शन में लिखा है और डी ऑप्शन में, और तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें 320 या 200, तो हमारा क्या हो जाएगा 220, यानी कि हमारा ये वाला होगा 0.22 और 0, ये कहाँ पे लिखा है, ये हमारा बी ऑप्शन में लिखा है, कहाँ पे है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि संख्या 402 में कितने दहाई हैं। अब देखिए 402 लिखा हुआ, 402 में दहाई कितने हैं, तो इकाई अंक ये हो गया, दहाई अंक क्या हो गया 0, यानी कि दहाई अंक की जगह पे क्या 0 है, तो यानी दहाई अंक हमारे क्या हो जाएंगे 0, तो यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे इसमें क्या अंकित मान, यानी कि क्या पूछेगी प्लेस वैल्यू, तो अंकित मान का मतलब जो नंबर पूछा गया वही होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखें, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या है। देखिए अभी इससे पहले हमने एक बताया था भाज्य और अभाज्य। अभाज्य हमारी क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटें, ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटें, यानी केवल खुद से कटें और वन से कटें, तो वो क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं होती है। भाज्य संख्याएं जो खुद से कटें और किसी और से भी कटें, वो होती हैं भाज्य संख्या। हमेशा ध्यान रखना जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, इनके केवल 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर होते हैं। कितने, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, एक तो क्या होगी वह संख्या होगी और दूसरा क्या होता है वन होता है। जबकि भाज्य में क्या होता है, वह खुद से डिवाइड होती है, वन से डिवाइड होती है और किसी एक और भी संख्या से डिवाइड होती है, यानी कि इसके हमेशा इसके 3 गुणनखंड या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे, अधिक गुणनखंड होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम देखें दो में हमारे क्या होता है 2 और 1 गुणनखंड होगा, 3 में 3 और 1, 5 में 5 और 1, जबकि 4 को देखें तो 4 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी हो जाएगा, तो इसके क्या होंगे 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्याओं की बात कही गई, तो 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7 और
9 तो हमारी क्या हो जाएगी भाज्य, तो हमारे 2 3 5 7 ये क्या है हमारी, ये हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर बाकी आपको इसको डीप में पढ़ना है तो हमारी एक इसमें केवीएस के लिए हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम के लिए भी उसमें अलग से पढ़ाया गया हुआ है। ठीक है, बाकी क्योंकि एग्जाम का समय तो स्पीड से ही हम लोग क्वेश्चन इसमें करेंगे, ज़्यादा समय ना देते हुए। अगले क्वेश्चन में क्या, अंकित मूल्य क्या ज्ञात है। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब होता है कौन से नंबर की लेवलिंग इन आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी किस नंबर के बारे में बात कर रहा है। अंकित संख्या, ठीक है, जो भी नंबर होता है, जैसे अगर 5 7 8 लिखा है आप 7 के बारे में, तो 7 क्या हमारी एक लेवल है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन है, इसका मतलब का 7 के बारे में पूछा है, तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर हम इसमें कहा गया है कि 120 कैंडी का 1/3 भाग है, यानी कि 120 कहीं पे लिखा है, इसका 1/3 का मतलब होता है 1/3 गुणा में, तो 3 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 40, तो हमारा क्या हो जाएगा वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें अगले क्वेश्चन में कहा गया 600 पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है उससे एक संख्या पहले, पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक संख्या माइनस, यानी कि 6000 लिखा है, इसमें से हम क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे, तो जो नंबर निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पूर्ववर्ती हो जाएगा किसका 60,000 का, तो 59,999, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहा गया कि दो की विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का अंत किस पर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, दो से वही नंबर कटता है, वही नंबर डिवाइड होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, यानी या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 6 हो, या 8 हो, ये क्या होते हैं यही हो। ठीक, ये सम संख्याएं होती हैं, यानी कि दो से वही नंबर विभाजित होगा जो सम हो, यानी कि या इवन हो। ठीक है, और उसका इकाई अंक 2 4 6 8 हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारे क्या है, ये ओड नंबर है, ये तो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए 3 अंकों की, तो यहाँ पे 999 से और भी अंक छोटे हैं, वो भी 3 अंक के, 111 से भी और अंक छोटे, 101 से भी, लेकिन 100 से हमारे क्या है कोई भी अंक छोटा नहीं है। अगर 100 से कोई अंक छोटा होगा तो वो क्या 99, जो कितने अंक हो जाते हैं 2 अंक हो जाते हैं। हमसे क्या पूछा गया, हमसे केवल 3 अंकों की संख्या पूछी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें लिखा है 99.9 का निकटतम पूर्ण संख्या में सन्निकट है। अब देखिए 99.9 लिखा है, इसका निकटतम क्या होगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 100 मिलेगा, पीछे बढ़ेंगे तो 99 मिलेगा, तो हमसे क्या निकटतम, तो पास में हमारा क्या पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं तो हमें 0.9 को माइनस करना होगा, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो हमें 0.1 प्लस करना होगा, तो हमें पास क्या पड़ेगा 100, तो क्या पड़ेगा 100, तो यानी कि 100 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें कहा गया कि यदि कोई नंबर दिया 06778 दिया हुआ, जिसमें कहा गया 0 को 1 से बदल दिया जाए, 0 को 1 से, यानी कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ये 1 हो गया, अब कह रहा है कि यह तो संख्या कितनी बढ़ जाती है। अब ये हो गई 6178, पहले हमारी क्या थी 6078, अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 100, यानी कि कितने की वृद्धि हुई 100 की वृद्धि हो गई है, अगर हमने 0 से 1 में आपस में बदले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा कि एक अभाज्य संख्या के ठीक कितने गुणनखंड होते हैं। पीछे हमने समझाया था कि एक अभाज्य संख्या के हमेशा कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, और अगर सम संख्या और भाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो कितने होते हैं 3 या 3 से अधिक, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कहा गया कि संख्या 5 का मुख्य पहलू कौन सा है। संख्या 5 का मुख्य पहलू कौन क्या है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन
5 आइटम्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कहा गया है कि 50 के लिए रोमन अंक हो। ठीक, 50 के लिए रोमन अंक। अब देखिए हमें पता है, देखिए एक अगर 1 लिखें तो इसका कैसे होता है, रोमन अंक 1 होता है। उसी प्रकार अगर हम देखें अगला होता है 5, 5 को कैसे लिखते हैं इस प्रकार से। 10, 10 को कैसे लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा एक नया नंबर आता है 50, 50 को हम क्या लिखते हैं, 50 को हम लिखते हैं एल। ठीक, इसी प्रकार अगला नंबर आता है हमारा क्या, 50 के बाद 100 यानी कि 100, 100 का क्या होता है सी। उसके बाद आता है 500, 500 को हम लोग क्या लिखते हैं, 500 को क्या लिखा जाता है डी। और उसके बाद 1000, 1000 को क्या लिखते हैं एम। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 50, 50 का रोमन अंक क्या होगा सी, बी ऑप्शन यानी कि एल। ये क्या हो जाएगा हमारा 50 का रोमन नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें जिसमें कहा गया कि पहली 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 3 विषम संख्याएं, तो विषम संख्या हमारी क्या होती है 1, 3, 5, ये क्या है विषम संख्याएं। इनको यदि हम प्लस करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगी 9। अगले क्वेश्चन पे चलें, इसमें क्या कि 120 का 2/5 कितना होगा। तो 120 का मतलब होता गुणा 2/5। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 24, 24 और 2 की गुणा करें तो हमारा क्या हो जाएगा 48, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, इसके लिए विपरीत उदाहरण है। अब देखिए जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं विषम होती हैं, लेकिन क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, नहीं, क्योंकि 1, 2 जो है वो भी हमारी क्या अभाज्य संख्या है और ये क्या होती है एक सम। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 2, 2 एक क्या है अभाज्य संख्या है, बट ये क्या है ये हमारी विषम नहीं है, क्या है सम संख्या, यानी कि 2 ही एक इकलौती ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम भी है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान हमेशा होता है 0। 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है 0। कोई भी नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें 0 का स्थानीय मान पूछा तो 0 उसके उधर जितने अंक होते हैं उनके आगे लिखा जाता है, ठीक। यानी कि ये सैकड़ा पे तो सैकड़ा से 100 से अगर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 100 गुणे 0 0, यानी कि आगे कोई भी नंबर लगा दो यहाँ पे इसमें क्या आएगा 0। हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। यहाँ तक हमारे ये ठीक है 30 क्वेश्चन जो कि थे ये हमारे क्या थे नंबर सिस्टम के थे जो केवल मैथ के थे। उसके आगे हम लोगों को 10 क्वेश्चन करेंगे पेडालॉजी के। ठीक, पेडालॉजी का पहला क्वेश्चन है जिसमें कि गणितीय चिंतन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। अब देखिए गणितीय चिंतन होता है हमेशा क्या प्रक्रिया प्रक्रियात्मक प्रभाव होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। रटकर याद करने वाली चीज नहीं होती, केवल अवलोकन करता ऑब्जर्वेशन से भी नहीं। यानी कि जो मैथ की प्रक्रिया होती है वो क्या होती तर्क और रीजनिंग, लॉजिकल एंड रीजनिंग होती है। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कहा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था। यानी कि जो गणित बच्चों के बारे में दी गई थी तो क्या दैनिक गणना सीखना था, बच्चों को सोच को गणितीकरण करना था, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना था। किसी चीज के लिए हमें तैयार करने की जरूरत नहीं होती, सूत्रों में महारत हासिल करना ये भी नहीं ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, दैनिक गणना सीखना और बच्चे को सोच को गणितीकरण करना। यानी कि बच्चे की जो थिंकिंग है चाइल्ड्स मैथमेटिशियन मतलब जो थिंकिंग को करना ये भी नहीं ऑप्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि बच्चों की जो दैनिक जीवन है, ठीक है, दैनिक जीवन से ही जोड़ के हमें बच्चों को ध्यान में रखना है। तो यानी कि हमारा बिल्कुल सही क्या रहेगा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि एक छात्र 402 को 42 लिखता है, यह त्रुटि दर्शाती है कि छात्र क्या है लापरवाह है, बिल्कुल नहीं, छात्र लापरवाह नहीं होते हैं। स्थानीय मान की कमी है, अवधारणा को नहीं समझ पाए, बुद्धि की कमी, कभी नहीं सोचेंगे बुद्धि की कमी बच्चों में होती है। संख्याएं नहीं लिख सकता, बिल्कुल गलत, अगर लिख नहीं पाता तो हमारा 42 कैसे उसने लिख दिया। तो यानी कि एक ही ऑप्शन बचा है क्या
सी ऑप्शन। यानी कि ये हमारा पीछे क्वेश्चन में भी था जिसमें इस प्रकार की गलती थी, तो मैंने बताया था कि स्थानीय मान बच्चे को अभी खूब अच्छे से नहीं सीख पाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि इसमें कहा गया कि एक शिक्षक वर्ग के कई उदाहरण दिखाता है, फिर छात्रों को उसके गुणों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह विधि है। यानी कि पहले क्या है, पहले बच्चे को हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। यानी कि अगर कभी भी उदाहरण से नियम की ओर जाया जाए, उदाहरण से नियम की ओर जब जाया जाता है तो ये क्या कहलाता है, तो हमारा ये आगमन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? आगमन विधि। तो यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये नियम से होता है, नियम से चलता उदाहरण की ओर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये निगमन विधि हो जाता है। क्या हो जाता है? ये निगमन विधि कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा है? पूर्व अवधारणा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पूर्व अवधारणा का मतलब होता है ऐसी संख्या जो पूर्व अवधारणा से संबंधित। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन है, मिलान और वर्गीकरण। अगले क्वेश्चन को देखें जिसमें कहा गया जब किसी संख्या का उपयोग पहचान के लिए लेवल के रूप में किया जाता है तो इसे कहा जाता है अंकित संख्या, यानी कि नोमिनियल नंबर। क्या होता है इसके लिए? नोमिनियल नंबर। ये एज टी एज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन में, तो आप लोग अच्छे से इनको याद करके जाना। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में कहें जॉर्ज पोलियो की समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण है। यानी जो पोर्टफोलियो बनाई जाती थी उसमें पहला चरण क्या है? यानी कि आप किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ की जब तैयारी करेंगे, ठीक है, तो कोई फाइल बनाएंगे, तो उसमें आप फाइल बनाएंगे, उसको किस हिसाब से बनाएंगे, तो आप जो समस्याएं हैं पहले उन चीज़ों के आपको बारे में जानकारी होगी, उन समस्याओं की, उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी जॉर्ज पोलियो का समस्या की तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से तो यानी पहले आपको क्या जानना होगा? समस्या। तो जब तक आप समस्या को नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी ठीक उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इसको कैसे सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यानी पहले हमें क्या समझना होगा? समस्या। यानी किस में हमारा जाएगा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कहा गया कि लड़के लड़कियों की तुलना में गणित में बेहतर होते हैं, यह धारणा किसका उदाहरण है? क्या गणितीय तथ्य का है? बिल्कुल नहीं। शिक्षक की अंतर्दृष्टि? ये भी नहीं। संज्ञानात्मक अंतर, यानी कि ये रूढ़िवादिता का है। ये क्या है? एक रूढ़िवादिता है कि लोगों के मन में ऐसा है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अच्छी गणित जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गर्ल्स और बॉयज दोनों में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लड़कियां भी बहुत अच्छे से मैथ पढ़ सकती हैं और पढ़ती भी हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो जिसमें कहा कि एक रचनावादी गणित शिक्षक सीखने में सुधार करता है। अधिक गृह कार्य देकर? बिल्कुल नहीं। कक्षाई प्रक्रियाओं पर मनन करके? बिल्कुल सही। त्रुटियों के लिए छात्रों को दंडित करके? ये तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक, और केवल पुस्तकों पर? ये भी नहीं। यानी कि हमारा इनमें से, क्योंकि यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही नहीं है, अगर इससे भी बेहतर होता ऑप्शन तो वो चुनते, लेकिन यहाँ पे इन चारों में क्या है, इन चारों में हमारे लिए सी ऑप्शन ही बेहतर है इनके अकॉर्डिंग। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? सी ऑप्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगभग आज 30 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन पेडालॉजी के सीखे हैं, जिसमें आप लोगों को कैसी क्लास लगी बिल्कुल बताइएगा। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हम आगे की और क्लास कंटिन्यू कर सकें और आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।